Yes, ma'am. Now you can start, ma'am. Okay. Good morning, everyone. Myself, Dr. Rashmi Goyal, visiting faculty in School of Open Learning, University of Delhi. This is class for students of BCom program, and the subject is financial accounting. In previous two classes, we have completed final accounts. Today, I am going to start the new topic, not-for-profit organization. So this is the topic that you have already covered the basics of this in your 12th standard. So it is just the continuation of that. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर मैं ना एक बच्चे ने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है. मैं उसका जो है लिंक शेयर कर रही हूँ. तो those who are interested they can join that group because previous classes में बहुत सारे बच्चे थे जो पूछ रहे थे कि ग्रुप नहीं है. So one student has taken the initiative and created Telegram group. I am sharing the link. So you can join that. Fine. देखो मैंने पब्लिश किया है उसको, आपको वो नजर आएगा लिंक, तो उससे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो. टेलीग्राम ग्रुप इज देयर. ऑल राइट, सो वी हैव टू स्टार्ट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. फाइनल अकाउंट्स हमने किया था, तो फाइनल अकाउंट्स मैंने बताया था वो आपका बेसिकली किसके लिए होता है कि सोल प्रोप्राइटर्स जो होते हैं वो आपका फाइनल अकाउंट जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो यूजुअली वो वाला मेथड वो फॉलो करते हैं. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो ये भी बनाते हैं, क्योंकि जो हमारे टॉपिक है वो है यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो जो हमारे चैरिटी क्लब्स वगैरह होते हैं तो वो भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज वो अलग अलग जगह से एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं, कहीं से पैसा रिसीव भी कर रहे होते हैं कि लाइक दे आर रिसीविंग सब्सक्रिप्शंस, डोनेशंस, सो दे हैव टू मेंटेन where they are utilizing that money. So उसके लिए financial statements यहाँ बनाते हैं. तो this is different from what they made in usual business ventures. जो usual business ventures होते हैं उनसे वो different यहाँ पर बनाते हैं, right? तो यहाँ पर जो basic financial statements prepare की जाती हैं वो कौन सी prepare की जाती हैं? तनु बेटा, मैंने ये टेलीग्राम नहीं है, पता नहीं, अभी बच्चे ने शेयर किया मेरे साथ, तो आई हैव शेयर्ड विद यू. टेलीग्राम ग्रुप एक किसी ने बनाया है. डू राइट इन चैट बॉक्स. जो हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इनके लिए हम कौन से अकाउंट्स बनाते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, व्हाट वी मेड इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. आई होप यू ऑल नो. तो सोल प्रोप्राइटर्स में हम क्या बना रहे थे? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. ये हमारे बेसिक अकाउंट्स होते हैं जो हम फाइनल अकाउंट्स में बनाते हैं. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या बना रहे हैं? वी आर प्रिपेयरिंग receipt and payment account, income and expenditure account, balance sheet. These are the basic things we usually prepare. Fine. जैसे वहां पर ट्रायल बैलेंस होता था, ट्रायल बैलेंस से हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे. यहाँ पर क्या होता है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, जिससे हम मोस्ट ऑफ द टाइम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे होते हैं और हमारी बैलेंस शीट क्रिएट कर रहे होते हैं. कई बार आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे देते हैं और आपको जो है यहाँ पर क्या करना होता है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है. ठीक है, बैलेंस शीट तो बनानी ही होती है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है हम नहीं बनाते हैं यहाँ पर. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज फॉर सोल प्रोप्राइटर. तो यहाँ पर दे यूज टू प्रिपेयर दिस रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? Do write in the chat box. What is the difference between income and expenditure account and profit and loss account? In profit and loss account, the basic purpose is to calculate the net profit or loss they have earned during the year. पूरे साल में उन्होंने जो कुछ भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस उनका आया है तो वो बेसिकली आइडेंटिफाई करना. दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ मेकिंग दैट P&L अकाउंट. और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि ये हमारे यूजुअली चैरिटी क्लब्स होते हैं, तो इनका बेसिक पर्पस जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है. दे आर नॉट मेंट फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स. सो द बेसिक पर्पस इज टू आइडेंटिफाई how much they have expended during the year, how much they have earned during the year, and in total
इज देयर इज सरप्लस और डेफिसिट कि इन्होंने जितना रिसीव किया अमाउंट और जितने उन्होंने एक्सपेंसेस किए हैं तो नेट अब उनके पास सरप्लस है या वो डेफिसिट में चले गए हैं. दिस इज द बेसिक पर्पस टू आइडेंटिफाई दिस, राइट? तो दिस इज द डॉक्यूमेंट. तो यहाँ पर ये हमारा एक फॉर्मेट है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. तो यहाँ पर जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम जो बनाते हैं इसमें ड्यूरिंग द ईयर हमने जो कुछ भी अमाउंट रिसीव किया बाय एनी वे, इट कैन बी ऑफ रेवेन्यू नेचर, इट कैन बी ऑफ कैपिटल नेचर, कोई भी अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं या कहीं पे भी हम कोई भी एक्सपेंस हमारे हो रहे हैं तो वो हमारे रेवेन्यू नेचर के होते हैं कि लाइक टेलीफोन बिल्स पे कर रहे हैं या हम रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस बियर कर रहे हैं या हम सैलरीज पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं. इसके अलावा हमारा कैपिटल नेचर के भी एक्सपेंसेस कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ फर्नीचर खरीदा है या हमने कुछ लाइक स्पोर्ट्स मटेरियल हमने कुछ खरीदा है. तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यूजुअली वी शो इन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. तो इसमें हमारे रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर के एक्सपेंसेस भी आते हैं और इनकम भी आती है. ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने जो कुछ भी खर्च किया और जो कुछ भी उनको कहीं से कोई भी पैसा मिला, एवरीथिंग दे शो इन दिस रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. तो इसीलिए ये जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है इसका जो नेचर होता है इट इज ऑफ रियल नेचर. आपने पढ़ा है ना टाइप्स ऑफ अकाउंट, रियल, नॉमिनल, पर्सनल. तो ये जो हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ये हमारा रियल नेचर का होता है क्योंकि इसमें हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं, हमारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस इनकम्स भी आ रहे हैं, एवरीथिंग इज देयर. फिर हमारा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा बनता है ये हमारा एक्रूवल बेसिस पे बनता है, ठीक है? इसमें हमने एक्चुअल अमाउंट रिसीव किया या नहीं किया या हमने एक्चुअल एक्सपेंसेस पूरे इनकर किए हैं या नहीं, बट एक्रूवल बेसिस पर वी यूज टू मेक दिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. मतलब करंट ईयर में हमारे कितने एक्सपेंस होने चाहिए थे वो वी यूज टू शो दैट हियर. कितनी इनकम हमारी करंट ईयर में होनी चाहिए थी तो आउटस्टैंडिंग भी अगर है तो उसको हम एडजस्ट करके, अगर हमने एडवांस पेमेंट की हुई है उसको डिडक्ट करके सिर्फ वही इनकम और एक्सपेंडिचर दिखाते हैं दैट बिलोंग्स टू करंट ईयर. अगर उसमें कुछ प्रीवियस ईयर का है या कुछ नेक्स्ट ईयर का इंक्लूडेड होता है तो दैट वी यूज टू रिमूव इट, ठीक है? उसको हम डिडक्ट कर देते हैं और बाकी जो हमारा करंट ईयर के एक्सपेंस और इनकम है वो सिर्फ वही यहाँ पर हम शो करते हैं. सो दिस इज ऑफ नॉमिनल नेचर. जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो हमारा नॉमिनल नेचर का होता है. तो इसमें आपको कई बार थियोरी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो ये आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. तो यू हैव टू प्रिपेयर थियोरी क्वेश्चंस आल्सो. ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं बट थियोरी क्वेश्चन भी आता है. तो थियोरी क्वेश्चन कौन सा हो सकता है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस है. इसके अलावा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और P&L अकाउंट में क्या डिफरेंस है. फाइन. तो यहाँ पर इसका हम डिफरेंस देख रहे हैं. अब दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है दिस इज बेसिकली दी समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन. क्यों? क्योंकि उसमें हम जो कुछ भी पे कर रहे हैं, जो कुछ भी रिसीव कर रहे हैं, everything we used to write in receipt and payment account. So this is basically summary of cash and bank transactions. Income and expenditure account हमारा क्या शो कर रहा है कि हमारे करंट ईयर के एक्चुअली कितने एक्सपेंसेस इनकम हैं, ठीक है? एक्रूवल बेसिस भी वो इन्वॉल्व कर रहा है और वहां पर फिर वो सरप्लस और डेफिसिट निकालते हैं. रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कुछ नहीं निकालते, इसमें हम सरप्लस और डेफिसिट निकाल के देते हैं. दूसरी बात, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारे ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं. जो हमारा प्रीवियस ईयर का कैश बैंक बैलेंस होता है वो हमारा इस रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, ठीक है? बट यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है. रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारे कैपिटल और रेवेन्यू दोनों नेचर की ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं. जो मैंने बताया था कि अगर हम फर्नीचर भी परचेज कर रहे हैं तो वो भी आ रहा है, और अगर हम कुछ जनरल एक्सपेंसेस भी बियर कर रहे हैं, लाइक टेलीफोन एक्सपेंसेस हम पे कर रहे हैं, तो वो भी इसमें आ रहा है. सो इट इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन ऑफ बोथ द नेचर रेवेन्यू एंड कैपिटल. बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के हमारे एक्सपेंसेस और इनकम आते हैं, राइट? तो आपको इसी तरह 4 से 5
डिफरेंस मिनिमम यहाँ पर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 3 से 5 नंबर का आपको एग्जाम में आ सकता है। जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें हमारे नॉन रिवेन्यू आइटम्स, नॉन कैश आइटम्स हम शो करते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन जो है वी यूज टू शो इट इन आवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बट रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नॉन कैश ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं आती है. फाइन, देयर इज नो नॉन कैश ट्रांजेक्शंस. So this is the basic difference between the two. Then we have to make the balance sheet. तो balance sheet you all know, यहाँ पर balance sheet भी वैसे बनती है, बट इसमें थोड़ा सा difference क्या होता है कि यहाँ पर हमारा capital fund कुछ होता है और कुछ हमारी incomes होती हैं which we use to capitalize. तो यहाँ पर capitalize हम कौन सी income करते हैं कि जो भी हम one time payment receive कर रहे हैं, ठीक है, दैट जैसे हम लाइफ मेंबरशिप फीस, कि जो भी जैसे क्लब है, क्लब में लोग मेंबरशिप लेते हैं, तो जो लाइफ मेंबरशिप फीस पे की जाती है दैट इज वंस इन अ लाइफ टाइम. क्लब मेंबरशिप फीस अगर कोई लाइफ टाइम वाली पे कर रहा है तो वो एक ही बार पे की जाती है, तो वो हमारी कैपिटलाइज होती है. ठीक है, तो रिवेन्यू नेचर की इनकम कौन सी है? जो रिकरिंग नेचर है, जो आपका एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उनको फिर से पे करना है, जैसे सब्सक्रिप्शन होती है, सब्सक्रिप्शन ईयरली पे की जाती है. फाइन, कि हर साल 1 साल का इतना सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, जैसे मैगजीन कोई लेता है तो मैगजीन की ईयरली सब्सक्रिप्शन वहाँ पे बना देते हैं, तो 1 साल में उनको एक बार अमाउंट देना है, तो वो रेकरिंग है कि 1 साल में उनको फिर से रिपीट करना है, तो उस तरीके की इनकम कैपिटलाइज नहीं होती, वो रिवेन्यू नेचर है. बट जो भी इनकम हमारी एक ही बार हम रिसीव कर रहे हैं, जैसे एंट्रेंस फीस होती है, तो एंट्रेंस फीस की जब एक बार कोई किसी ग्रुप का पार्ट बन रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन रहा है, एट दैट टाइम ही इज पेइंग द एंट्रेंस फीस. सो दिस इज वंस, दे टेक ओनली वंस, तो ये भी हमारी कैपिटलाइज होती है. बट एंट्रेंस फीस में समटाइम्स यू विल फाइंड द कंट्रोवर्सीज, कहीं किसी किसी क्वेश्चन में अगर आप लाइक बुक आप रेफर करोगे तो किसी किसी क्वेश्चन में एंट्रेंस फीस आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी मिल जाएगी. द रीजन बीइंग कि वहां पर कई बार क्वेश्चन में बोला हुआ होता है कि हमें एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज नहीं करनी है, इट इज ऑफ रिवेन्यू नेचर. तो अगर ऐसा स्पेसिफिकली बोला जाता है तब तो हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करते हैं, नहीं तो एंट्रेंस फीस हमारी हमेशा कैपिटलाइज होती है, जिसको हम कैपिटल फंड में ऐड करते हैं. ठीक है, तो बैलेंस शीट हमें यहाँ पर बनानी होती है. तो इसमें हमारा बेसिकली कई बार क्या होता है कि हमें जब बैलेंस शीट बनाने के लिए देते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो उसमें हमें कैपिटल फंड हमारा मिसिंग होता है. So for that purpose, we have always make the opening balance sheet. We need to make opening balance sheet always to calculate the amount of capital fund. Then only we can make the closing balance sheet. ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट ही रिकॉल करा रही हूँ. तो कुछ आइटम्स यहाँ पर होती हैं, जैसे अगर आपको कुछ डोनेशंस दी हुई है, तो वेयर यू विल राइट डोनेशंस, you will write it in on income and expenditure account or in your balance sheet. So it depends कि आपको डोनेशंस कौन सी दी हैं. अगर आपकी डोनेशन जनरल है, ठीक है, डोनेशंस के आगे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो वो उनकी जनरल डोनेशन है जो वंस इन अ वाइल दे यूज टू रिसीव, की कोई थोड़ा बहुत डोनेशन कर जाता है, किसी ने लाइक 5,000 की चैरिटी कर दी, डोनेट कर दिया, 10,000 डोनेट कर दिया, तो वो हमारी जनरल डोनेशंस होती है, तो वो हमारी रिवेन्यू नेचर की मानी जाती है, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं. बट अगर डोनेशन स्पेसिफिकली किसी पर्पस के लिए दी गई है, जैसे कई बार आपको मिलता है डोनेशंस फॉर बिल्डिंग, तो दैट इज स्पेसिफिकली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो इस तरीके की डोनेशन जो होती है वो हमेशा कैपिटलाइज करते हैं और वो लाइबिलिटी साइड हम उसको शो करते हैं. ठीक है, ऐसे एक होता है लेगेसी. लेगेसी इज व्हाट? तो लेगेसी होता है कि जैसे किसी आदमी की डेथ होने वाली है, तो वो अपना कुछ अपनी प्रॉपर्टी वगैरह वो ऑर्गेनाइजेशन के नाम करके चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं लेगेसी. So this kind of income which is this is the kind of income which is not recurring. ठीक है, कि वो आपको ऑफ एंड ऑन आप उसको रिसीव नहीं करते हो, once in a while you will receive this kind of income. So this we always used to capitalize. तो हमेशा इसको हम separately शो करते हैं अपनी लाइबिलिटी साइड पर. इसके अलावा हमें एक चीज और ध्यान रखनी होती है कि हमें कई बार इनकम एंड जो हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ होता है, तो उसमें हमें रिसीप्ट साइड पर एक फंड बना के दे देते हैं और लाइबिलिटी साइड पर पेमेंट साइड पर हमें कुछ एक्सपेंसेस होते हैं. जैसे कि कोई स्पोर्ट्स क्लब है, तो स्पोर्ट्स क्लब है तो वो जनरली स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है,
तो वहां पर आपको कई बार मिलेगा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस पेमेंट साइड पर, और फिर आपको राइट साइड पर मिलेगा टूर्नामेंट फंड या इनकम कुछ वहां पर होगी। तो उस केस में आप जनरली क्या करते हो, फंड अगर हमने किसी चीज का बनाया हुआ है तो उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस हमें दिया हुआ है तो दैट वी ऑलवेज यूज टू चार्ज फ्रॉम दैट फंड। ठीक है, और फंड हमेशा कहाँ शो होते हैं, लाइबिलिटी साइड पर। ठीक, इसी तरह कई बार कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, उनके अगेंस्ट कुछ इनकम हो रही होती है, कि जैसे कोई चैरिटी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के कुछ एक्सपेंसेस भी दिए हुए होंगे, और उसको उन्होंने बेचा, उनकी टिकट्स उन्होंने बेची होंगी, तो उसकी इनकम भी दी हुई होगी। तो यू कैन शो इट सेपरेटली इन द पेमेंट एज वेल एज इन रिसीप्ट साइड, और यू कैन शो इट टुगेदर। आप इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करके नेट इनकम वहां पर शो कर सकते हो। दीज आर द बेसिक फ्यू पॉइंट्स। तो अब हम शुरू कर रहे हैं एक क्वेश्चन के साथ। यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट है तो वो अभी डाउट पूछ लो, देन आई विल स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। ये टेलीग्राम ग्रुप बेटा जिसने बनाया है, देयर इज सम इशू, स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू ज्वाइन। हाँ अगर बुक अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ली है, सो आई एम रेफरिंग, गिव मी अ सेकेंड, आई एम राइटिंग द नेम ऑफ बुक हियर, गिव मी अ सेकेंड। तो नाउ अगर किसी का कोई डाउट है, किसी के कंसेप्ट्स में कोई कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, देन वी विल स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। ठीक है, एनपीओ का हम एक बेसिक क्वेश्चन से हम अभी शुरू करने वाले हैं। बुक्स इसके लिए आप ले लो यू कैन टेक जे.आर. मोंगा और बी.के. गोयल और लेफ्टिनेंट भूपेंद्र। ये 3 बुक्स हैं बेटा। लेट मी remove my background so that you will be able to see the name of book. Is my board visible to you? ये मैंने 3 ऑथर लिखे हैं, जे.आर. मोंगा, बी.के. गोयल और लेफ्टिनेंट भूपेंद्र। ठीक है, तो ये बुक्स आपकी रिकमेंडेड है। तो आपको देख के लेना है आपके प्रोग्राम कोर्स के लिए। ठीक है, क्योंकि ऑनर्स की भी बुक्स अवेलेबल हैं, तो आपको प्रोग्राम कोर्स के लिए देखनी है। इन तीनों में से कोई भी बुक रेफर कर सकते हो। जो आपकी बी.के. गोयल है ना, उसमें शायद ऑनर्स के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, जो मैंने अभी गो थ्रू करके मैंने चेक किया है। ठीक है, तो आप जे.आर. मोंगा आप ट्राई कर सकते हो उसके लिए। जे.आर. मोंगा आप ले लो। कौन सा मटेरियल? हाँ बेटा, ये बुक में है। जो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये तो सिर्फ कंसेप्ट मैंने बताया था, तो दिस इज इन द बुक। सो शैल वी स्टार्ट? ये अभिषेक मिश्रा बेटा, आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया है, इज देयर स्पेस सो दैट स्टूडेंट कैन ज्वाइन? इट्स नॉट डी.के. गोयल आर्यन, इट्स बी.के. गोयल, बी फॉर बॉम्बे, बी.के. गोयल। ठीक है, इट विल वर्क, बट इसमें मुझे लगता है ऑनर्स के क्वेश्चंस ज्यादा हैं, बट यू कैन रेफर दैट। सिर्फ एसओएल का मटेरियल, सो आई डोंट नो, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन लिमिटेड मिलते हैं। अगर आप सिर्फ मटेरियल अच्छा है, एसओएल मटेरियल जो है वो बहुत अच्छा है, बट उसमें क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे दैट इज वेरी लिमिटेड। कंसेप्ट आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी आपकी हो जाएगी, बट प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो 10 years आप ले लो। I will stop sharing screen. Let me show the question first so that you can take the screenshot of the question. Then I will stop sharing. ठीक है, तो आपको बोर्ड बड़ा नजर आएगा। If you are having जे.आर. मोंगा, that is pretty good. 1-2 साल पुराना एडिशन भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। किसी को मोंगा लेनी है, जे.आर. मोंगा 1-2 साल पुरानी अगर आपको मिल रही है तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। बोर्ड अभी बेटा बड़ा हो जाएगा व्हेन मैं
स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दूंगी तो वो हो जाएगा बड़ा, बट मैं एक बार क्वेश्चन पहले आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, वो वाला क्वेश्चन हम अभी करेंगे। I am sharing the question with you. Please take screenshot of that. एक मिनट। Okay. Please take screenshot of this. This is receipt and payment account of Residents Welfare Association Sports Club. ये एक उसका आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्विकली टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। जो आपके साथ स्क्रीन शेयर मैंने किया है, इस पे क्वेश्चन आपको विजिबल है। ये क्वेश्चन हम अभी करने जा रहे हैं, तो प्लीज आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट। फिर मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। I am moving down the screen. This is additional information given. ठीक है, previous was the receipt and payment account and this is the additional information. Please take screenshot quickly, then we will start with this question. I hope you all have taken बेटा कॉलेज से बुक्स नहीं मिलेंगी यहाँ पर, तो आपको स्टडी मटेरियल जो है वो मिलता है, वो भी शायद आपका ऑनलाइन अवेलेबल होगा। SOL का जो स्टडी मटेरियल है दैट माइट बी अवेलेबल ऑनलाइन, सो यू कैन रेफर फ्रॉम देयर। तो अमन, अगर आपको क्वेश्चन, आई थिंक यू शुड हैव योर नोटबुक्स विद यू। टेक योर नोटबुक्स, पेन विद यू सो दैट यू कैन डू द क्वेश्चन साइड बाय, क्योंकि मैं सिर्फ अगर बोलती रहूंगी और आप सिर्फ सुनोगे तो उससे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, है ना। सो इट्स बेटर टू टेक a notebook with you so that you can do side by. Okay, stop sharing my screen then. Once again, I am sharing this. जिसने नहीं लिया वो ले लो, ये additional information है and this is receipt and payment account. So जिनका मिस हो गया है अभी भी ले लो, then I will stop sharing the screen and I will start doing the question. ठीक है, okay. Let's continue with the question now. I hope my board will be quite bigger now. So let's go through the question. इसमें आपको दिया हुआ है रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसमें आपको पेमेंट साइड जो दिया है स्पोर्ट्स परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टेशनरी। अच्छा, यहाँ पर पहले आप एडजस्टमेंट्स लिख लो। आप लोगों ने किया भी होगा, बट स्टिल जिनको अगर याद नहीं है, सिर्फ उनको रिवीजन के लिए कह रही हूँ कि हमें यहाँ पर बेसिकली 2-3 तरह की एडजस्टमेंट्स देखने को मिलती है। जैसे एक तो हमारा होता है सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इसकी हमें कैलकुलेशन यूजुअली करनी होती है। तो सब्सक्रिप्शन हमें जो है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी मिलता है। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन हमें और कहाँ मिलता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारा सब्सक्रिप्शन के लिए हमें क्या करना होता है, सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन दी हुई होती है उसमें क्या होता है, वो होता है टोटल अमाउंट रिसीव्ड।
वो हम उसमें हमारा करंट ईयर का भी रिसीव हो रहा होता है, प्रीवियस ईयर के लिए भी हम रिसीव कर रहे होते हैं, इसके अलावा नेक्स्ट ईयर का भी हम जो एडवांस होता है वो भी हम रिसीव कर रहे होते हैं। तो हमें क्या निकालना है कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी सब्सक्रिप्शन शो करनी है। सो दिस इज फॉर दैट पर्पस। तो हम लेते हैं, शुरू कहां से करते हैं, सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आउटस्टैंडिंग, इसमें ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का तो माइनस कर देंगे, क्यों? क्योंकि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम बैलेंस शो करते हैं वो सिर्फ हम करंट ईयर के बैलेंस से शो करते हैं। अगर उसमें प्रीवियस ईयर का या नेक्स्ट ईयर का कुछ है तो वो हम डिडक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड करोगे, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन माइनस कर दोगे, प्लस सब्सक्रिप्शन received in advance in previous year। प्रीवियस ईयर में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो एडवांस उन्होंने जो हमने रिसीव किया वो करंट ईयर के लिए किया हुआ, सो इट शुड बी एडेड, एंड माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर। करंट ईयर में जो एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव की है वो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, ठीक। सो व्हाट वी गेट सब्सक्रिप्शन एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो हमारी अब फाइनल अमाउंट जो आएगा ये वो वाला अमाउंट है that we need to show in our income and expenditure account। short form बेटा सिर्फ outstanding you can use, क्योंकि हम ये ऐसे ही लिखते हैं previous year, current year, these are the renowned short forms so that you can use, ठीक है। बुक आपको लेनी है JR मोंगा या फिर BK गोयल, कोई भी ले लो, ठीक है। तो ये था हमारा एक एडजस्टमेंट। बेटा थियरी लेसन आई हैव स्किप्ड, theory lessons I have skipped that you need to study by yourself because we have very limited number of classes and the syllabus is very wide, you all know syllabus इसका बहुत ज़्यादा है, तो we don't have time to go through the theory chapters that you can study by yourselves only, so we are focusing on practical chapters only। सब्सक्रिप्शंस मतलब कि वहां पर जैसे सब्सक्राइब होता है ना, कि आप अगर कोई क्लब ज्वाइन कर रहे हो तो वहां पे वो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको अवेल करने के लिए यू हैव टू पे द, लाइक आप मेंबरशिप बोल दो या सब्सक्रिप्शंस होती हैं, जैसे मैंने बोला कि मैगजीन होती है, आपको हर महीने मैगजीन चाहिए वहां से किसी क्लब की, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए कुछ सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है, कुछ अमाउंट वो उसके लिए हमें पे करना पड़ता है, तो वो वाला अमाउंट को हम सब्सक्रिप्शन अमाउंट बोलते हैं। तो दूसरा एक हमारा होता है स्टॉक का। एक एडजस्टमेंट होती है हमारी सब्सक्रिप्शन की, दूसरी हमारी एक होती है स्टॉक की। स्टॉक में हमें जैसे कई बार स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है, या और जैसे कोई हमारा क्लब है जहां पर हेल्थ सर्विसेज बेसिकली प्रोवाइड की जाती है, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, तो इसके लिए यहाँ पर स्टॉक के लिए क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस या पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये तो बेसिक वही है, इसमें प्लस क्रेडिटर्स फॉर करंट ईयर। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमें अमाउंट रिसीव करना है, ठीक है, क्रेडिटर्स हमारे जिनसे हमें अमाउंट रिसीव करना है, तो ये आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस है हमारा, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे और जो प्रीवियस ईयर का है वो माइनस करेंगे। क्रेडिटर्स फॉर प्रीवियस ईयर वी विल डिडक्ट,
इसी तरह एडवांस है, एडवांस पेमेंट इन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में कुछ एडवांस पेमेंट है तो वो ऐड हो जाएगी, और करंट ईयर की एडवांस पेमेंट है तो वो माइनस हो जाएगी. दिस वी यूजुअली डू फॉर स्टॉक कैलकुलेशन. जैसे भी आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें स्टॉक की कैलकुलेशंस आपको दी हुई होती हैं, तो उसको आपको कैसे एडजस्ट करना है, बाय यूजिंग दिस. नीतीश बेटा पहले पढ़ना शुरू करो, अभी तो क्लासेस शुरू हुई हैं, अभी एग्जाम्स नहीं है. मार्च से पहले एग्जाम्स नहीं हो गए, इट माइट बी इन नवंबर और सॉरी अप्रैल आल्सो. सिलेबस आई विल शेयर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन शुरू करते हैं. बुक आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर बेटे, यू कैन गो फॉर JR मोंगा और BK गोयल, आप कोई भी बुक ले सकते हो इसके लिए. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस और पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर. ओपनिंग स्टॉक प्लस purchases or payment made during the year minus closing stock plus creditors for current year minus creditors for previous year plus advance payment in previous year minus advance payment in current year. इसमें से जो भी अवेलेबल होगा, जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में आपको सब कुछ दिया हुआ हो, तो जो भी आपको अवेलेबल होगा दैट यू विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली. ठीक है बेटा, ये मुझे आइडिया नहीं है कि बुक के लिए आपको मैसेज कब आएगा. मैं अभी एट प्रेजेंट आई एम यूजिंग बोथ बुक, क्योंकि मैं PDF जो आपको बनाती हूँ वो मैं JR मोंगा और BK गोयल आई एम हैविंग बोथ. क्लोजिंग स्टॉक आफ्टर परचेज और पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर आई हैव रिटन माइनस क्लोजिंग स्टॉक. सिलेबस आई विल टेल यू एट द एंड. सिलेबस आई विल शेयर यू इन द एंड. ये क्वेश्चन देखिए जल्दी से. तो इसमें आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये दिया हुआ है, और इसमें आके आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, जिसमें आपको दो कॉलम्स बना के दिए हैं. एक आपका है ओपनिंग और एक आपका है क्लोजिंग, क्योंकि एक है 1 जनवरी 2006 एंड द सेकंड वन इज 31 दिसंबर 2006. तो जो करंट ईयर आपका है वो 2006 है. ठीक है, तो उसका बिगिनिंग के बैलेंसेस दिए हैं और क्लोजिंग बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं. किस किस के दिए हैं? सब्सक्रिप्शन ड्यू. सब्सक्रिप्शन ड्यू इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. जो मैंने यहाँ पर आउटस्टैंडिंग लिखा है, दिस कैन बी सब्सक्रिप्शन ड्यू. फाइन, you can write subscription due or outstanding subscription, both will be correct. फिर दिया subscription received in advance. Audit fees outstanding, audit fees is the expense, उसके outstanding balance आपको दिया हुआ है. Creditors for stationery, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने creditors term use करी है, तो यहाँ पर stock दिया हुआ होगा stationery का, तो उसको हमें इस तरीके से उसको हमें calculate करना पड़ेगा. तो ये जो balance आएगा, this is what, this is consumed stock या material consumed. इसको जब आप सॉल्व कर दोगे, फाइनली यू विल गेट द मटेरियल कंज्यूम्ड. चलिए, अब इसको, इसमें आपको बाकी दिया हुआ है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. दो चीजों के स्टॉक दिए हैं, स्टेशनरी का भी दिया है और स्पोर्ट्स मटेरियल का भी दिया है, तो दोनों का हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पर. और आपको बिल्डिंग दी हुई है. फाइन, इसके अलावा आपको बताया है फर्नीचर वॉज सोल्ड ऑन 1 जनवरी 2006 एट इट्स बुक वैल्यू. तो साल के पहले दिन ही इन्होंने फर्नीचर बेचा है. किस वैल्यू पर बेचा है? उसकी बुक वैल्यू पर. जितनी उसकी बुक वैल्यू थी उतने सेम अमाउंट में उन्होंने बेच दिया. तो इस सेंटेंस से क्या मतलब है? उस फर्नीचर को बेचकर ना तो उनको कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है. देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, क्योंकि बुक वैल्यू पर ही उसको आगे उन्होंने बेच दिया. On the same date, furniture ₹8,000 was purchased. उसी डेट पर 8,000 का नया फर्नीचर इन्होंने खरीदा है. Depreciation is to be charged at 10% per annum on furniture. तो फर्नीचर के लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% दिया हुआ है आपको.
And what you need to prepare income and expenditure account and balance sheet, closing balance sheet, ये आपको बनाने के लिए इन्होंने बोला है. ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना. आई होप यू हैव नोट डाउन दिस. सो आई एम इरेजिंग एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग माय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. यू स्टार्ट इन योर नोटबुक्स. अपनी नोटबुक्स में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना शुरू करो. बुक्स मिल चुकी हैं भाई, बच्चों को बुक्स मिल चुकी हैं बेटा? नहीं, पता नहीं, मुझे नहीं पता एक्चुअली मिली है या नहीं, अगर पूछ रहे हो तो. आई हैव नॉट मेड एनी व्हाट्सएप ग्रुप, so please don't ask me for that. Personally, you can make your WhatsApp group. I have not made any official group for the same. Personally, you can make any group. Start preparing income and expenditure account. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपके जो भी रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, वो सारी आपको वहां पर शो करनी है. ठीक है, तो एक एक करके उसको लिखना शुरू करिए. इस वाले चैप्टर में आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. इस चैप्टर में 3 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको. पहला होता है कि आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है एंड यू हैव टू मेक द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो एट प्रेजेंट हम कर रहे हैं. सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन होगा, बैलेंस शीट गिवन होगी एंड यू हैव टू प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन. थर्डली, आपको रिसीप्ट पेमेंट दिया हुआ होगा, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ होगा, आपको दोनों बैलेंस शीट बनानी है. ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन जो है ये यूजुअली मिलते हैं इस चैप्टर में 3 टाइप्स के. तो अब इसको शुरू कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर को. तो रिसीप्ट एंड पेमेंट में जा रहे हैं. पहले हम पेमेंट साइड देख रहे हैं. सबसे पहले हमें दिया परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. तो यहाँ पर देखो स्पोर्ट्स मटेरियल का एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें स्टॉक दिया हुआ है. अगर हमें स्टॉक नहीं दिया होता, स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो हम सीधा सीधा परचेज यहाँ लिख देते. बट यहाँ पर स्टॉक हमें दिया हुआ है, तो हम इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे. तो इसके लिए आप वर्किंग नोट बना सकते हो. इट्स बेटर टू मेक वर्किंग नोट. यहाँ पर सब कैलकुलेशन करने से अच्छा है वी मेक वर्किंग नोट. तो सपोज आपने बनाया वर्किंग नोट नंबर 1. दिस इज फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल. वर्किंग नोट 1 इज फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल. आप सबसे पहले इसमें लोगे, आपको स्टॉक दिया हुआ है, तो आपने लिया ओपनिंग स्टॉक. वो दिया हुआ है आपको 1100 प्लस आपको रिसीप्ट साइड पे क्या दिया है, ये परचेज है, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस. परचेजेस आपको कितने की दी है, 7000. माइनस कर देंगे इसमें क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक की कितनी वैल्यू है, 1500. ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में है 15, जो यहाँ पर इसकी वैल्यू है ये यहाँ पर माइनस कर देंगे. तो दिस इज 6600. ठीक है, तो दिस इज द अमाउंट वी नीड टू शो. दिस इज द स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर. तो यहाँ पर आएगा स्पोर्ट्स मटेरियल और यहाँ पर लिख दोगे वर्किंग नोट 1, क्योंकि यहाँ पर आप जो अमाउंट लिखोगे वो आपका कहाँ से आया, तो आप यहाँ रेफरेंस दे दोगे वर्किंग नोट 1. सो दिस इज 6600. ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट आपको इसमें जो दिया हुआ है वो है स्टेशनरी. तो स्टेशनरी का भी स्टॉक आपको गिवन है. यहाँ पर स्टेशनरी के रिगार्डिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन. तो यहाँ पर बनाएंगे वर्किंग नोट 2, दैट इज फॉर स्टेशनरी. स्टेशनरी की कैलकुलेशन के लिए वर्किंग नोट 2 हम बना रहे हैं यहाँ पर.
तो अगेन उसके लिए भी जो हमें दिया हुआ है, साइंस के बच्चों को तो नहीं पता होगा बेटा, साइंस वाले बच्चे तो क्योंकि उनके लिए कंसेप्ट ही नया है, उनके लिए सब्जेक्ट ही नया है, तो दे विल बी फेसिंग डिफिकल्टी इन दैट। तो इसका हमें स्टॉक गिवन है स्टेशनरी का, तो शुरू करते हैं पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें क्या दिया हुआ है, नील, इट्स नील, इट्स 0। इसमें ऐड करेंगे जो हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट में दिया है, दिस इज पेमेंट मेड। पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर वो हमें दी हुई है 5700, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये मैं उसी पैटर्न पे बना रही हूँ जो मैंने यहाँ पर अभी आपको पैटर्न लिख के दिखाया था कैलकुलेशन के लिए। क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, वो हमें दिया हुआ है 800। इसके अलावा हमें क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, तो क्या बोला था, करंट ईयर के क्रेडिटर्स ऐड करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर्स माइनस करेंगे, तो माइनस क्रेडिटर्स फॉर प्रीवियस ईयर, क्योंकि जो बिगिनिंग में 1 जनवरी को जो क्रेडिटर्स हैं दैट बिलोंग्स टू प्रीवियस पीरियड, सो दे शुड बी डिडक्टेड। तो 600 माइनस करेंगे, और क्रेडिटर्स फॉर करंट ईयर, क्रेडिटर्स फॉर करंट ईयर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। करंट ईयर के क्रेडिटर्स जो 31 दिसंबर के हैं वो करंट ईयर के हैं, इस साल के आखिर में 500, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेशनरी जिसकी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है उसकी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करके दिखानी है। तो ओपनिंग स्टॉक वाज नील, पेमेंट मेड जो एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट थी उसमें माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, और क्रेडिटर्स थे प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर्स माइनस कर देंगे, करंट ईयर के क्रेडिटर्स हम ऐड करेंगे। सो नेट अमाउंट वी विल गेट हियर इज 4800. 4800 is the amount that we need to show in our income and expenditure account. So as per working note number 2, stationery is of 4800. This is how you need to show. ठीक है, आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना है? ये एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है बेटा, ये मैं पब्लिश कर रही हूँ, इसको प्लीज ट्राई कर लेना अगर ज्वाइन हो पा रहा है तो। बच्चे ने एक ने शेयर किया है, ये ऑफिशियल ग्रुप नहीं है, आई हैव नॉट मेड एनी ग्रुप, ये पर्सनल ग्रुप्स बने हुए हैं तो मैं उन्हीं के शेयर कर रही हूँ आपको। वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 में आपको स्टेशनरी दिया हुआ था, स्टेशनरी आपको दिया हुआ था इन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दिस वाज द टोटल अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, जिसमें हम बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर का भी होगा, नेक्स्ट ईयर का भी होगा। हमें यहाँ पर देखना है करंट ईयर की स्टेशनरी कंज्यूम्ड कितनी है, तो वो निकालने के लिए हमारा वो फॉर्मेट था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और जो हमारी क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन होती है वो हम एडजस्ट करते हैं। तो वही हमने यहाँ पे किया, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी। ओपनिंग स्टॉक हमें नील दिया था तो वी हैव टेकन इट एज नील, उसमें हमने पेमेंट मेड एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वो यहाँ पर ऐड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, क्रेडिटर्स भी दिए हुए थे स्टेशनरी के, तो जो प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर्स थे वो प्रीवियस ईयर को बिलोंग करते हैं, इस साल को बिलोंग नहीं करते हैं तो वो डिडक्ट कर देंगे। करंट ईयर के क्रेडिटर्स वो इसी साल के हैं तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सो ये जो नेट अमाउंट आएगा दिस इज स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, हमारा 4800 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं पेमेंट साइड पर, फिर आपको दिया हुआ है सैलरीज। सैलरीज के रिगार्डिंग तो कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं है एक्स्ट्रा, तो सैलरीज हमारी एज इट इज आ जाएंगी 7000। फिर आपको दिया हुआ है ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम इज आल्सो एन एक्सपेंस, तो ऑनोरेरियम हमारा आ गया 3000। फिर है टू अपकीप ऑफ ग्राउंड, upkeep of ground is 2600, two telephone charges वो हमें दिए हुए हैं 2000। फिर है टू रिफ्रेशमेंट्स, ये एक्सपेंसेस सीधा सीधा आ रहे हैं क्योंकि इनके अगेंस्ट हमें कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी है। ठीक है, वर्किंग नोट्स बेटा इट डिपेंड्स ऑन यू,
जनरली हम जो हमारी स्टॉक वाले जो होते हैं उसके हम बनाते हैं, ठीक है, वर्किंग नोट। इसके अलावा जो है हमारा जो सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट बनाते हैं। ऑनोरेरियम बेटा होता है कि जैसे किसी को बुलाया है, कि जैसे कहीं पर कोई लेक्चर करा रहे हैं, कोई किसी बाहर से किसी को बुलाया है, तो उसको जो पेमेंट की जाती है तो वो उसको हम ऑनोरेरियम बोलते हैं, ठीक है। उसको बुलाने पर उसको कुछ एज अ टोकन अमाउंट, कुछ अमाउंट जो पे कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ऑनोरेरियम। कि किसी गेस्ट जैसे लेक्चर कराया है तो किसी गेस्ट को बुलाया है, वो वहां पर लेक्चर देके जा रहा है, तो द अमाउंट पेड टू दैट पर्सन इज कॉल्ड द ऑनोरेरियम। रिफ्रेशमेंट्स हमें यहाँ पर दी है 1400। फिर आपको दिया है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में आपको पेमेंट साइड पर दिया हुआ है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, और आपको रिसीप्ट साइड पर दिया हुआ है टूर्नामेंट फंड। हैव यू सीन दैट? तो यहाँ पर क्योंकि एक फंड ऑलरेडी क्रिएटेड है टूर्नामेंट के लिए, तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आप यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर टूर्नामेंट फंड क्रिएटेड है। तो इस टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो फंड से ही एडजस्ट किए जाएंगे। फाइन। सो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस विल नॉट बी शोन हियर। अगर यहाँ पर फंड क्रिएटेड नहीं होता तो उस केस में तो आप यहाँ टूर्नामेंट एक्सपेंसेस शो कर देते, बट क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी उसका फंड बनाया हुआ है, तो जिसका भी फंड बनाया हुआ होगा तो उस फंड को लिए जो है हम उस फंड में से ही सारे खर्चे करेंगे, उसको सेपरेटली हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अब कीप ऑफ ग्राउंड बेटा, क्योंकि टूर्नामेंट वहां पर होते हैं तो जिस ग्राउंड में वो खेलते हैं तो उसकी जो मेंटेनेंस होती है दैट इज कॉल्ड अपकीप। उसको मेंटेन करने के लिए कुछ खर्चा आता है बेटा। वो जो किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया था वो ग्रुप फुल हो गया है, तो अगर और बना सकते हो एडिशनल तो ग्रुप बनाकर एक लिंक शेयर कर दो। वर्किंग नोट्स हमें बनाने चाहिए, यू ऑल नो 12th में भी बनाए होंगे, वर्किंग नोट्स के मार्क्स होते हैं, ठीक है। सारी हम खिचड़ी यहाँ पर नहीं पकाते हैं ना ग्रुप, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो हम सब कुछ नहीं दिखाते हैं। सो वी मेक वर्किंग नोट्स ताकि साफ सुथरा हमारा काम लगे, क्लियर हमें सारी कैलकुलेशंस नजर आए। चलिए नेक्स्ट। तो इसलिए यहाँ पर जो मैंने टूर्नामेंट एक्सपेंसेस बोला था, तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस यहाँ पर नहीं आएगा। टूर्नामेंट फंड आप लाइबिलिटी साइड शो करोगे तो वहीं पर ही आप उसमें से टूर्नामेंट एक्सपेंसेस माइनस करके दिखाओगे, क्योंकि जितने भी फंड होते हैं सारे फंड हमारे लाइबिलिटी साइड हम शो करते हैं। जैसे मैंने बोला था बिल्डिंग फंड है तो बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी साइड जाता है, तो टूर्नामेंट फंड भी क्रिएट किया जा रहा है तो वो लाइबिलिटी है, तो वो लाइबिलिटी साइड जाएगा और एक्सपेंसेस वहीं पे शो किए जाएंगे। फिर आपको दिया हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंस, वो है हमारे 1000, ठीक है। फिर है इन्वेस्टमेंट, ये तो हमारा एसेट होता है इन्वेस्टमेंट, तो फर्नीचर भी हमारा एसेट है। अब यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखेंगे एक्सपेंस अगर हमारा कोई है तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस हमें दी हुई है, तो वो यहाँ पर आ जाएगी आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस जो है हमारी 1000, ठीक है। इसके अलावा हमारा और क्या आएगा, स्टॉक हम ऑलरेडी दोनों ले चुके हैं, बिल्डिंग हमारा एसेट है, नीचे फर्नीचर दिया है जिस पर डेप्रिसिएशन हमें मेंशन है, तो ये आएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब फर्नीचर इन्होंने क्या बोला है कि 1 जनवरी को जो फर्नीचर था वो उसकी बुक वैल्यू पर उन्होंने बेच दिया, उसी डेट पर उन्होंने नया फर्नीचर खरीदा है 8000 का, ठीक है। तो एट प्रेजेंट हम क्या मानेंगे कि इनके पास 8000 का ही फर्नीचर है और उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रहे हैं 10%। अब क्योंकि 1 जनवरी को ही खरीद लिया तो पूरे 12 महीने इनके पास था, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इसके ऊपर 800। तो यहाँ पर हमें एज सच कुछ प्लस माइनस हमारा नहीं था, एडिशन डिलीशन नहीं था, तो आप यहाँ पर ही कैलकुलेशन कर सकते हो, छोटी सी है। फाइन। सो आई होप कि यहाँ पर हमारी जो है एक्सपेंडिचर साइड तो हमारी कंप्लीट हो गई। तो नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू दी इनकम साइड। इनकम साइड में हम सबसे पहले क्या करते हैं,
सब्सक्रिप्शन आएगी हमारी, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन की एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, तो वो जो हमने अभी फॉर्मेट बनाया था सब्सक्रिप्शन का, उसके हिसाब से वी विल फाइंड आउट सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वो हम इसको अब यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो वी विल मेक वर्किंग नोट। आई एम राइटिंग एज मच प्रॉपर एज आई कैन। सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट बनाइए, वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट 3, दिस इज फॉर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो हम शुरू कहां से करते हैं? सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर रही हूँ, ऑनोरेरियम के नीचे मैंने क्या लिखा है, अपकीप ऑफ ग्राउंड, जो हमारा नेक्स्ट एक्सपेंस हमें दिया हुआ था, अपकीप ऑफ ग्राउंड। यस शुभम, यू कैन आस्क, प्लीज डू राइट हियर। Yes, yes, that you can write. Short forms you can write. अच्छा, सब्सक्रिप्शन के लिए हम यहाँ ले रहे हैं सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग हमें सब्सक्रिप्शन कितनी दी हुई है? 18,000। इसमें हमें सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है 2400 माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, वो हमें दिया हुआ है 1400। फिर एडवांस जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो करंट ईयर में एडवांस रिसीव कर रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो वो हमारा डिडक्ट हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर, तो वो है हमारी 1500। तो नेट हमारा हो गया ये 17,500। दिस इज द अमाउंट टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हमारी सब्सक्रिप्शन आएगी यहाँ पर 17,500। इसके अलावा इनकम साइड पर हमें दिया हुआ है लाइफ मेंबरशिप फीस, तो ये हमारी कैपिटलाइज करेंगे क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फीस हम एक ही बार रिसीव करते हैं। लेगेसीज भी हमारी कैपिटलाइज होती है। एंट्रेंस फीस हम कैपिटलाइज करते हैं। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो ये जो डोनेशन है ये स्पेसिफिकली आपको बिल्डिंग फंड के लिए दी हुई है, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। सिर्फ डोनेशन होता तो हमारी इनकम मानी जाती, बट ये स्पेसिफिक पर्पज से दी हुई है, तो ये कैपिटलाइज होगी, यहाँ पर नहीं आएगी। टूर्नामेंट फंड हमारी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। इसके बाद है हायर ऑफ क्लब हॉल, मतलब किसी ने हायर किया था तो उसके अगेंस्ट जो भी रेंट हम रिसीव कर रहे हैं, तो ये इनकम है। हायर ऑफ क्लब हॉल, वो हमें दिया हुआ है 5,000। फिर है सेल ऑफ ओल्ड बैट्स एंड बॉल्स, तो बैट्स एंड बॉल्स के रिगार्डिंग नो इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस कि उनकी क्या वैल्यू थी, तो उसके लिए हम मान रहे हैं कि उनका जो वैल्यू था वो नील था, ठीक है। जो उनकी डिमिनिशिंग वैल्यूज को हम कहते हैं दैट वाज नील। तो ये हमारी पूरी हमारा सेल आ गया। तो दिस इज बाय सेल ऑफ ओल्ड बैट्स एंड बॉल्स, तो ये हमें दिया हुआ है 500। फिर हमें नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो हमारा फर्नीचर का है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 700। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी बताया है कि जो फर्नीचर इन्होंने सेल किया, जो बुक प्राइस था, बुक वैल्यू थी, उसी पे उन्होंने आगे सेल कर दिया। सो देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस।
फर्नीचर की वैल्यू पता कैसे चली? क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो फर्नीचर बेचा है वो बुक वैल्यू पर ही बेचा है। 1 जनवरी को जो इसकी बुक वैल्यू थी उसी पर उन्होंने वो फर्नीचर बेच दिया। तो सेल प्राइस हमें रिसीप्ट साइड पर दिया हुआ है कि 700 का फर्नीचर बेचा है, तो 700 की बुक वैल्यू होगी और उसको 700 में बेचा है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये नहीं दिखाएंगे। अब लास्ट हमारा इसमें क्या रह गया? ये रह गया हमारा इन्वेस्टमेंट हमें दी थी 10% इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो उस पर हम जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1 जुलाई को तो हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा, बट इन्होंने यहाँ पर हमें कहीं भी इंटरेस्ट रिसीव की कोई एंट्री नहीं दी है रिसीप्ट साइड पर। तो ये इंटरेस्ट हमारा एक्रूड इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट है हमारी कितनी? 12,000 की इन्वेस्टमेंट है, उस पे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है एंड दिस इज फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए, क्योंकि 1 जुलाई को की है, तो ये हमारा होगा 600। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो भी हमारा था सारा यही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि हमारा सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है। अगर हमारी इनकम ज्यादा है तो देयर इज सरप्लस, और अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है तो देयर इज डेफिसिट। So आप भी जल्दी से कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेटर्स विल बी अलाउड इन एग्जाम, यू कैन यूज सिंपल कैलकुलेटर्स। ठीक है, एग्जाम में सिंपल कैलकुलेटर अलाउड होगा, तो आप सिंपल कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हो यहाँ पर इस अपने प्रैक्टिकल पेपर्स के लिए। कोई भी प्रैक्टिकल पेपर है उसके लिए आप कैलकुलेटर यूज कर लो। इस क्वेश्चन में हमारा जो आ रहा है देयर इज डेफिसिट, डेफिसिट है आपका 6600। ठीक है, ये आप चेक कर लेना, ये आपका आ रहा होगा 6600 का डेफिसिट आएगा यहाँ पर। Now we have to make the balance sheet. ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट हमें बनानी है, तो मैं बैलेंस शीट यहाँ पे बना रही हूँ। Here I will make बैलेंस शीट। तो आपको ही पता है कि यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शीट हमें बनाने के लिए दी हुई होती है, बट हमें कैपिटल फंड जो है वो गिवन नहीं होता। कैपिटल फंड इज ऑलवेज अ मिसिंग फिगर, जिसके लिए हमें पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट as at 1st January, नहीं 31st दिसंबर लेते हैं, 31st दिसंबर ऑन डेट 2005, या फिर इसको 1st जनवरी ले लो, 1st जनवरी 2006। 1st जनवरी 2006 की बैलेंस शीट हम यहाँ पर बना रहे हैं। एसेट्स, लायबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस आएंगे सारे। तो आप कहाँ से देखोगे? एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको प्रीवियस ईयर बैलेंसेस दिए हुए, तो यहीं से आप इसको लिखो। जैसे शुरू करेंगे एसेट्स, तो एसेट्स में हम पहले क्या लिखते हैं? फिक्स्ड एसेट्स लिखते हैं। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का जो 1 जनवरी का बैलेंस है वो यहाँ पर आ जाएगा 40,000। फिर बात करेंगे फर्नीचर की। फर्नीचर जो आपको बोला था 1 जनवरी को इन्होंने फर्नीचर बेचा है, तो मतलब 31 दिसंबर को वो फर्नीचर एग्जिस्ट करता होगा, 1 जनवरी को उन्होंने उसको बेच दिया। तो वो 1 जनवरी को जो इन्होंने फर्नीचर बेचा है वो कितना था? 700। तो जो पिछले बार इन्होंने 31 दिसंबर को जो बैलेंस शीट बनाई होगी उसमें वो फर्नीचर 700 का दिखा रहा होगा, जो उन्होंने फर्स्ट को 700 में ही बेच दिया है। ठीक है, तो इसलिए फर्नीचर आएगा 700। अब इसके अलावा एक एक करके लिखते जाइए जो भी आपको दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले दिया सब्सक्रिप्शन ड्यू, तो इनकम हमारी ड्यू होती है, तो दैट इज आवर एसेट। सब्सक्रिप्शन हम रिसीव कर रहे हैं, इनकम है, इनकम ड्यू इज ऑलवेज एन एसेट। सब्सक्रिप्शन
ड्यू ये आपको दी हुई है कितनी 1400। इसके अलावा आपको दिया है रिसीव सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस नील है, ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग नहीं है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी दिया हुआ है। तो क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होते हैं, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी वो आपको दिए गए हैं 600। फिर आपको दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, वो नील है तो नहीं आएगा। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक आपका यहाँ पर आया 1100। ठीक है, इसके अलावा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होता है, कैश एंड बैंक बैलेंस जो भी है। यहाँ पर आपका कैश आ जाएगा, जो बैलेंस बीडी था 2100। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम अपनी बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। वो बैलेंसिंग फिगर आया हमारा कैपिटल फंड, तो दैट शुड बी हाउ मच 44,700। ठीक है, ये आपका जो कैपिटल फंड का बैलेंस आएगा 44,700 है। अब हमें बनानी है फाइनल अपनी बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। ये सबने नोट डाउन कर ली होगी। 700 क्यों लिखा है? क्योंकि फर्नीचर लिया बेटा, फर्नीचर इन्होंने जो हमें बोला था कि फर्नीचर इन्होंने 1 जनवरी को बेचा। ठीक है, तो ये जो हमारी बैलेंस शीट जो हम 1 जनवरी को बना रहे हैं, ये पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट है जो उन्होंने 31 दिसंबर को बनाई होगी। तो जो फर्नीचर 1 जनवरी को बेचा वो 31 दिसंबर तक तो उनके पास था, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो एग्जिस्ट करता होगा, तो इसलिए वो 700 का फर्नीचर यहाँ पर हमने दिखाया। ठीक है, 700 का फर्नीचर 700 हमें कहाँ से पता चला? क्योंकि जो फर्नीचर बेचा वो बुक वैल्यू पर बेचा, और वो बेचा कितने का? 700 का, तो 700 उसकी बुक वैल्यू थी, तो वही बुक वैल्यू हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। वो फर्नीचर वाला पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि ये जो हम बैलेंस शीट हमने ली है वो लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट है। क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब 31 तारीख को उन्होंने वो बनाई होगी। ठीक है, 31 को वो फर्नीचर एग्जिस्ट करता था, बेचा तो वो 1 तारीख को है, तो 31 को उसकी वैल्यू का फर्नीचर बुक वैल्यू जो थी उसकी, वही वाला अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया। 2100 कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बैलेंस बीडी है, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग होता है ना, तो पिछले साल का कैश का क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। 5000 का स्टॉक कौन सा है बेटा? 5000 नहीं है, मैंने कैलकुलेशन आपको करके दिखाई थी, वो 4800 है। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी का अमाउंट आपको 600 दिया हुआ है, दिस इज 600। ठीक है, नाउ क्विकली मेक द क्लोजिंग बैलेंस शीट। आई एम जस्ट क्लियरिंग इट ऑफ। यहाँ पे अब हम बना रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, जल्दी से आप लोग बनाइए, आपके पास सारे बैलेंसेस हैं, उससे बनाइए क्लोजिंग बैलेंस शीट 31 दिसंबर की। बैलेंस शीट as at 31st December 2006 की क्लोजिंग बैलेंस शीट हम बना रहे हैं यहाँ पर। तो पहले हम ले रहे हैं यही एसेट साइड, तो वही फिक्स्ड एसेट से शुरू करते हैं, जैसे पहले है बिल्डिंग, तो अब की बार आपको क्लोजिंग बैलेंसेस देखने हैं। ठीक है, 31 दिसंबर वाले, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में बिल्डिंग का क्लोजिंग हमें 40,000 दिया हुआ है, तो इसमें ना तो कोई बिल्डिंग खरीदी है ना कोई बेची है, सेम अमाउंट है। फिर हमें लेना है फर्नीचर। फर्नीचर इस साल इन्होंने 8000 का खरीदा था, जो हमें दिया हुआ है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, उसमें हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 800 रुपए का।
8,000 का फर्नीचर खरीदा था जिसपे हमने 800 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, तो नेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 7200। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर अपने क्लोजिंग बैलेंसेस सब लिख रहे हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन ड्यू तो वो है आपकी 2400। फिर आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम एडवांस पर रिसीव कर लेते हो तो हमारी लायबिलिटी हो जाती है, तो ये आएगी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1500। ठीक है, उसके बाद हमें दिया हुआ है ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 1000। फिर है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर्स भी हमारी लायबिलिटी होते हैं, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी आपको दिया हुआ है 500। फिर है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो स्टॉक यहाँ पर आएगा आपका स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, वो है आपका 800। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दैट इज रुपीज 1500। ठीक है, अब रिसीव्ड साइड पर देखो, इन बिटवीन हमारा और कुछ एसेट हमें दिया हुआ है। हमें यहाँ पर हमें इन्होंने फर्नीचर हम ले चुके हैं, फर्नीचर का देखो 8,000 का फर्नीचर खरीदा था और पेमेंट कितनी है फर्नीचर की 5,000। ठीक है, 8,000 का फर्नीचर खरीदा, पेमेंट 5,000 की है, मतलब 3,000 अभी पेमेंट करनी बाकी है। 8,000 का फर्नीचर खरीद के सिर्फ 5,000 पे किया तो 3,000 अभी पे नहीं किया, तो वो हमारी लाइबिलिटी है, उसको हमें अभी पे करना है। तो यहाँ पर आएगा क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर 3,000 अभी कम पे कर रखा है, तो लाइबिलिटी हमारी शो कर देंगे। इन्वेस्टमेंट हमने दिखाई नहीं है, 10% इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर जो हमने ड्यूरिंग द ईयर की है 12,000, और उस पे हमारा एक्रूड इंटरेस्ट है जो हमें अभी रिसीव करना है 600 रुपए, जो हमने दिखाया था मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्रूड इंटरेस्ट विच इज स्टिल टू बी रिसीव्ड। यहाँ तक ये हो गया। अब हम शुरू करते हैं लाइबिलिटी साइड पर। तो यहाँ पर कैपिटल फंड आएगा पहले, कैपिटल फंड जो यहाँ से आपने बैलेंस निकाला था 44,700। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे डेफिसिट जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आया था, तो वो था हमारा कितना, डेफिसिट कितना अमाउंट था 6,600, ये यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको रिसीव्ड साइड पर दिया हुआ है लाइफ मेंबरशिप फीस, वो बोला था कैपिटलाइज हम करते हैं, यहाँ पर आके ऐड होगी। अभी कोई बच्चा पूछ रहा था लाइफ मेंबरशिप फीस का क्या होगा, तो वो हमारी कैपिटल फंड का पार्ट होता है, तो कैपिटल फंड में ऐड करोगे तो ये है हमारे कितनी, लाइफ मेंबरशिप फीस 9,000। ठीक है, इसके अलावा लेगेसीज है, लेगेसीज वी शो सेपरेटली, कैपिटल फंड में ऐड नहीं करते हैं। एंट्रेंस फीस भी यहाँ पर ऐड होगी, एंट्रेंस फीस हमें दी हुई है 4,000। ठीक है, डोनेशन है, डोनेशन हम सेपरेटली शो करते हैं, कैपिटल फंड का पार्ट नहीं होती है। तो ये हमारा कितना हो गया टोटल 51,100। तो आपका जो रह गया था लेगेसीज हमें शो करना है, लेगेसीज सेपरेटली आपने शो की, वो आपको दी हुई है 2,000। और क्या रह गया यहाँ पर हमारा, डोनेशन, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, वो हमें कितनी दी हुई है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड दिया हुआ है 10,000। इसके अलावा है टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड हमें दिया है 8,000, उसमें से हमें माइनस करने हैं टूर्नामेंट एक्सपेंस जो हमने अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं किए थे, वो टूर्नामेंट एक्सपेंस यहाँ से माइनस होंगे 6,000 के,
तो बैलेंस बचेगा 2000। ठीक है, आई थिंक अब हम सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर और सारी इनकम ले चुके हैं। नाउ वी शुड टोटल आवर बैलेंस शीट। तो अब हमारा टोटल जो है ये मैच करना चाहिए 71,100। इट शुड बी द टोटल ऑफ योर बैलेंस शीट। JR मूंगा बिल्कुल सही है बेटा। क्या समझ नहीं आ रहा बेटा, आप पूछो रश्मि, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर, जो आप फर्नीचर बेच चुके हो, 700 की बुक वैल्यू का फर्नीचर था वो आपने बेच दिया, वो तो नहीं आएगा। बट उसी डेट पर 8,000 का नया फर्नीचर खरीदा था आपने। ठीक है, 8,000 की वैल्यू का नया फर्नीचर खरीदा, तो वो तो आप शो करोगे ना, जिसपे आपने 800 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो नेट आपका फर्नीचर ये बचा, तो ये वाला फर्नीचर तो शो करोगे। एक्रूड का मतलब होता है जो अभी आपने रिसीव नहीं किया, आपको अभी आप फ्यूचर में उसको रिसीव करोगे, आपका ड्यू है बट यू हैव नॉट रिसीव्ड इट। JR मोंगा और BK गोयल, बी फॉर बॉम्बे, तो आप इन दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हो। स्टडी मटेरियल आपका ऑनलाइन अवेलेबल होगा। फर्नीचर के लिए आपको ये पता है 8,000 का फर्नीचर आपने खरीदा है, बट पेमेंट साइड पर पेमेंट कितनी दिखा रहा है? सिर्फ 5,000। तो 3,000 अभी कम पेमेंट की हुई है, तो वो अभी हमारी लाइबिलिटी बनती है ना, अभी हमें 3,000 और देना पड़ेगा, तो हमारी लाइबिलिटी है, तो इसलिए लाइबिलिटी आप 3,000 की वो दिखाओगे फर्नीचर की। डोनेशन के साथ तो कुछ भी एडजस्ट नहीं होता, बस डोनेशन को आपको ये देखना है कि वो जनरल है या आपकी स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक है तो लाइबिलिटी दिखाओगे, जनरल है तो आप रेवेन्यू इनकम की तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो कर दोगे। टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर हमने इसलिए वहां पर शो नहीं किया क्योंकि यहाँ पर टूर्नामेंट फंड क्रिएटेड है, तो अगर किसी भी चीज का फंड क्रिएट कर दिया जाता है तो उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस अगर होते हैं तो वो हमेशा उस फंड से ही एडजस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो एक्सपेंसेस थे वो हमने फिर टूर्नामेंट फंड में से एडजस्ट किए। अगर यहाँ पर फंड क्रिएटेड नहीं होता, हमें टूर्नामेंट फंड गिवन नहीं होता, तब तो हम उसको अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करते, बट क्योंकि यहाँ पर फंड क्रिएटेड है, ये पूरा नहीं आ रहा, एसेट साइड ठीक नहीं आ रहा बेटा। ये 12,000 ये लिया है ना आपने? अच्छा, कैश रह गया लास्ट में, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड जो हमें दिया हुआ 6600, ये और आएगा। आई होप अब आपका आ जाएगा। 600 हैज बीन लेफ्ट। टूर्नामेंट फंड आई थिंक आई हैव मेक यू क्लियर। 10 ईयर्स ले सकते हो बेटा, बिल्कुल 10 ईयर्स ले सकते हो, बट लास्ट ईयर का जो पेपर पैटर्न था वो डिफरेंट था। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस लिख रहे हो बेटा बार बार, उसमें पूछना क्या है? अगर आपको टूर्नामेंट फंड दिया है तो अगर उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं वो हमेशा फंड से आपके एडजस्ट होंगे। अगर नहीं दिया है फंड तब तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाओगे। 2400 जो है वो सब्सक्रिप्शन ड्यू है, सब्सक्रिप्शन ड्यू इज गिवन टू यू, दैट इज गिवन, ऑलराइट। वो 2400 आपका वही दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड तो ठीक है बेटा, एसेट साइड पर कैश नहीं था बस, उसके अलावा आपका मैच हो जाएगा 71,100। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कितने मार्क्स की थियोरी आएगी और कितने मार्क का आपका प्रैक्टिकल होगा, बट बोथ विल बी देयर, दैट इज फॉर श्योर। दोनों चीजें होंगी, थियोरी क्वेश्चन भी होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होगा। प्रैक्टिकल के साथ एक छोटा छोटा थियोरी भी डाल देते हैं, तो इट वेरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर कि कितने मार्क्स की थियोरी दे रहा है। यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं बोला हुआ है कि इतने मार्क्स की थियोरी आएगी। उसका हमें डेप्रिसिएशन नहीं बताया हुआ, वो ऑलरेडी आपको बुक वैल्यू बताई है। आपको बताया था कि उस डेट पर 1 जनवरी को जो बुक वैल्यू थी, तो वो बुक वैल्यू कैसे आई होगी? आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन ही होगी।
तो इसलिए हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया। ठीक है बेटा, 1 मिनट बस मैं आपको सिलेबस और शो कर रही हूँ। गिव मी 2 minutes, आई एम जस्ट शोइंग विद द सिलेबस। वेट फॉर अ सेकेंड। I will share my screen so that you can find the syllabus. ये बेटा सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लो जिसके पास नहीं है। ये आपका सिलेबस है, 5 यूनिट है आपकी टोटल। फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन है जिसमें आपके बेसिक थियोरी कंसेप्ट है, जो शुरू के 7 चैप्टर्स आपके थियोरी चैप्टर्स इसमें है। इसके अलावा फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ, ये दोनों आपका यूनिट 1 का पार्ट है। फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ एंड द रिमेनिंग थियोरी चैप्टर्स, ये आपके यूनिट 1 है। यूनिट 2 में आपके 2 चैप्टर्स हैं, डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री। 2 चैप्टर्स आर देयर इन यूनिट 2। यूनिट 3 में भी आपके 2 टॉपिक्स हैं, हायर परचेज एंड लीज ट्रांजैक्शंस। यूनिट 4 में आपके 2 टॉपिक्स हैं, ब्रांच अकाउंटिंग एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। 5th यूनिट में आपको जो है ये करना है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। कंप्यूटराइज्ड वाला जो है वो आपके लिए नहीं है, ठीक है, वो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो आपके लिए ये यूनिट 5 ये वाला है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ये इनकी जो वेटेज है वो इक्वल वेटेज होती है, वैसे यूनिट वाइज जो होती है। 5 यूनिट है, ईच यूनिट कैरीज इक्वल वेटेज। तो अभी तो पेपर पैटर्न डिफरेंट है क्योंकि ओबीई चल रहा था, तो यू गॉट इन टोटल 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच यू हैव टू डू एनी 4। ओपन चॉइस होती है कि आपको जो भी 6 सवाल दिए, 6 में से कोई भी 4 सवाल आपको करके देने हैं। अदरवाइज इंटरनल चॉइस आपको एग्जाम में आती है। ठीक है, 75 मार्क्स का एग्जाम होता है आपका। ओके, we are running short of time. We are already too late, so I should end up this class now. In next class, I will continue with this topic. आज हमने receipt and payment account से income and expenditure account बनाया। Next class में we will make receipt and payment account from the income and expenditure account. ठीक है, all chapters are coming. आपको सिर्फ computerized accounting is not in your syllabus. Rest topics are coming. Unit 1 again I am repeating theory, NPO, final accounts. This is unit 1. Unit 2 में है आपका inventory and depreciation, 2 topics हैं. Unit 3 is your hire purchase and lease. Unit 4 is branch and departmental accounting, and unit 5 is डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये 5 टॉपिक आपको करना है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है वैसे, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको डिसोल्यूशन पढ़ना है। फाइन, वैसे ये सिलेबस एसओएल की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा, आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। ओके देन, गुड बाय फॉर द डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑन फ्राइडे। गुड बाय। मोहित सर, यू कैन एंड दिस क्लास। Okay, ma'am. थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am.